नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक के लिए भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया और 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता भी खोला। चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर भारत का नाम रोशन किया है और देश को ये उम्मीद भी थी। चीन की ह्यूई होई ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की विंडी केंटिका आयशा ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय वेंटिलेटर जिस तरीके से लगातार निकलकर सामने आए थे, उससे अब ज्यादा और स्पर्धा बढ़ चुकी है। इस बार खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं और उम्मीदें जिस तरीके से हैं, खिलाड़ी उन उम्मीदों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। भारत के लिए इतिहास रच दिया है, तब देश के साथ साथ उनके परिवार और पड़ोसियों की भी नजरें हैं टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई, जैसे कि उन्होंने इतिहास रचा। मीराबाई चानू के परिजन और पड़ोसी जश्न मनाने में डूब गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश भर ने भारोत्तोलन मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके बधाई दी। ये पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के पहले दिन ही सिल्वर मेडल अपने खाते में खोल लिया है। मीराबाई चानू को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि भारत के लिए ओलंपिक 2020 में इससे पहले शुरुआत नहीं हो सकती थी। जिस तरीके से वेट लिफ्टिंग और सिल्वर मेडल के लिए बधाई, उनकी सफलता हर किसी को प्रोत्साहित करेगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट करके मीराबाई चानू को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, भारत का पहले दिन का पहला पदक। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत को तुम पर गर्व है मीरा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। हालांकि अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की सुरक्षा के बाद सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर में बांदीपुरा के सुम्बलर इलाके में शोक बाबा जंगल में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी। सुरक्षा बलों ने इसका माकूल जवाब दिया, जिससे अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 2 आतंकी मारे गए। पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकियों की पहचान और वो किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। लगातार अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में हथियार से संबंधित लाइसेंस घोटाला मामले में सीबीआई ने छापा मारा है। श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में कई सरकारी आवासों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई इस घोटाले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुजनों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बुद्ध ने जीवन के सभी पहलुओं में नैतिकता और संयम के साथ संदेश दिया। उनके संदेश में सार्वभौमिक करुणा और अहिंसा झलकती है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का इस्तेमाल करके वैश्विक समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलेगी और दुनिया एक बेहतर स्थान बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने गुरु पूर्णिमा को एक ऑनलाइन संबोधन में कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर भारत ने चुनौती का सामना करके पूरी दुनिया को दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें जीवन जीने के लिए 8 मंत्र दिए हैं। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा या फिर धम्म चक्र दिवस भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कोरोना वायरस महामारी के रूप में पूरी मानवता के सामने संकट है। ऐसे वक्त में भगवान बुद्ध हमारे लिए और प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जिस तरीके से हमें सिखाया गया है, भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने गुरु की आरती करके पूजा अर्चना की। बीजेपी का हर नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आज मठ मंदिरों में पहुंचा है और साधु संतों को अंगवस्त्र धारण करवाए हैं, नारियल देकर सम्मानित किया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने पहुंचे। वाराणसी के घाटों पर आज दिन निकलते ही श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई और कई सारे लोग एक साथ भी नजर आए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते पिछले 4.5 साल में 6,65,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली और इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि उन्होंने बसपा और सपा सरकार से ज्यादा नौकरियां दी। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरिज ने दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली फांसी की सजा को चुनौती दी है और इसी साल 8 मार्च को साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए खान को फांसी की सजा सुनाई थी। इस केस में जुर्माना भी लगाया गया था। इसमें 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाने का आदेश दिया गया था और वहीं इस मामले में एक और दोषी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई गई थी, जबकि 2 साथी अतीफ अमीन और मोहम्मद साजिद उसी मुठभेड़ में मारे गए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का अधिकार दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोटिफिकेशन समय समय पर कमिश्नर को उपराज्यपाल देते रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन जिससे कानून व्यवस्था पर हमला हो
या फिर उससे जुड़े माफिया या फिर कोई बड़ा अपराध हुआ हो तो कमिश्नर इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही है। मौजूदा सीएम बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद की तरफ से हटाया गया है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे शनिवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। यह भी कहा गया कि लिंगायत वोटरों को लामबंद न करें, इसकी चेतावनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले ही दे चुका है। विजयेंद्र के साथ हुई बैठक में जेपी नड्डा ने इस बात पर चिंता जाहिर की और उनको आगाह किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने कहा कि निकट भविष्य में सामने आने वाले कोरोना के अन्य वेरिएंट के साथ देश को दूसरी पीढ़ी के लिए कोरोना टीकों के साथ साथ बूस्टर खुराक की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि हमें शायद टीकों की बूस्टर खुराक की जरूरत होगी, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बूस्टर खुराक दूसरी पीढ़ी का टीका होगा। हमारे पास दूसरी पीढ़ी के टीके होंगे जो कि नए वेरिएंट को कवर करने के मामले में बेहतर होंगे। बूस्टर वैक्सीन शॉट्स के ट्रायल्स पहले ही चल रहे हैं। आपको शायद बूस्टर खुराक की जरूरत होगी इस साल के अंत तक, लेकिन ये केवल तब हो सकता है जब तक आप पूरी आबादी के टीकाकरण हो जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है, अभी भी लाइफ सपोर्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से बयान जारी करके कहा गया है। बयान में कहा गया है कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी विभागों के सीनियर डॉक्टरों की टीम कल्याण सिंह की निगरानी कर रही है। हॉस्पिटल के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल वेंटिलेटर पर हैं। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमान भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। कोरोना की दस्तक के बाद से ही प्रदेश के सभी महाविद्यालय नियमित रूप से संचालित हो पाएंगे। आपको बता दें कि कुछ कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई का काम किया जा रहा है, लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद उत्तराखंड में महाविद्यालयों को खोला जाएगा। अब 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालय नियमित रूप से शुरू हो जाएंगे और इसी सिलसिले में सचिवालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया 1 सितंबर से प्रदेश में सभी महाविद्यालय खुल जाएंगे और 1 अक्टूबर से सभी महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की यह ताकत है कि नेता अपनी अपनी बात कह सकते हैं और निर्णय लेकर एक मंच पर आकर खड़े हो जाते हैं। और वहीं उन्होंने उत्तराखंड चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति बताई। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी द्वारा फ्री बिजली गारंटी कार्ड अभियान के तहत पिछले 7 दिन में अब तक कुल 1,39,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली घोषणा के बाद उत्तराखंड की जनता में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा चुके सभी लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गारंटी कार्ड दिया जा चुका है। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार जाकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। पर्यटकों का भी कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। हरियाणा के साथ यमुना नदी के पानी को लेकर विवाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में दिल्ली की याचिका के खारिज होने पर केजरीवाल को निशाने पर लिया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। अनिल विज ने कहा है कि केजरीवाल ऑक्सीजन की तरह झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि विज पहले भी अरविंद केजरीवाल पर निशाने साधते रहे हैं। अनिल विज ने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज करके अच्छा फैसला किया। ये उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के स्वागत करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद के रतिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अभय चौटाला ने फतेहाबाद की तहसीलों में रजिस्ट्रियों के लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों से रजिस्ट्री कराने के नाम पर तहसीलों में मिली भगत से लूट की जा रही है। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर को बस में बैठे विभाग के सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी से टिकट पूछना भारी पड़ गया। टिकट के बारे में पूछने पर एसआई पति पत्नी ने कंडक्टर की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, शिकायत दी। दोनों की शिकायत थाना पुलिस ने एसएसपी विंडो पर मार्क होने पर भेज दिया है। शिकायत मार्क होने के बाद थाना पुलिस जांच के आधार पर कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार कंडक्टर अनिल ने बताया कि वो हरियाणा रोडवेज में तैनात हैं। अंबाला में बस में पति पत्नी सवार के तौर पर थे, जहां पर टिकट मांगने पर हरियाणा रोडवेज में तैनात सब इंस्पेक्टर बताकर व्यक्ति भड़क गया और दोनों पक्षों के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। मध्य प्रदेश के गुना जिले के 7 मजदूरों की गुजरात के अहमदाबाद में मौत हो गई थी फैक्ट्री में सिलेंडर की वजह से। सभी मजदूर एक ही परिवार के सदस्य थे और मजदूरी करने आने अहमदाबाद आते थे। वहीं 4 लोगों के शवदाह को संस्कार कर दिया गया है। बाकी के शव आने का इंतजार किया जा रहा है। यह हादसा फैक्ट्री के भीतर घरेलू सिलेंडर फटने से हुआ। शिवराज सरकार ने गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। संबल योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के खाते में मध्य प्रदेश सरकार 16,000 रुपए डालेगी और बच्चे के जन्म से पहले 4,000 रुपए डाले जाएंगे। आपको बता दें कि जन्म के बाद 12,000 रुपए डाले जाएंगे। योजना के तहत 16,000 रुपए की राशि श्रमिक महिलाओं को दी जाएगी किश्तों में।
पहली 4,000 रुपए की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक और एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व 4 बार दी जाएगी, जबकि दूसरी बार 12,000 रुपए सरकारी अस्पताल में प्रसव होने नवजात शिशु का संस्थागत जन्म के बाद पंजीयन के बाद उसको दी जाएगी। पेगासस फोन जासूसी विवाद पर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी जी, अगर आपका फोन टेप हो रहा होता तो आप एकदम बीच में गायब हो जाते हो ना, उसकी जानकारी बाहर आ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2020 में नेपाल चले गए थे, किसान आंदोलन को बीच में छोड़कर चले गए थे। आप कभी भी नाना नानी के यहां पर चले जाते हो तो सब जानकारी आ जाएगी कि आप कब कहां गायब हो जाते हैं। जांच पेगासस की नहीं बल्कि आपके गायब होने की होनी चाहिए। आप जाते कहां हो, करते क्या हो। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई। तीसरी लहर की आशंका के बीच में राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत अब धीरे धीरे कर दी है। साथ ही अब स्कूल भी खोलने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में भी ये सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल खोलने को लेकर अब गाइडलाइंस जारी कर दी है। छब्बीस जुलाई से 11वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास शुरू हो जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक इस दौरान स्कूल प्रबंधन को यह ध्यान रखना होगा कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% से ज्यादा ना हो। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत का डेटा किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर भी सरकार को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। इस हंगामे के बीच विवाद में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव भी कूद गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी कभी मांगी ही नहीं गई। टीवी एक्टर दिव्यांका त्रिपाठी अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सुरीली आवाज में गाते हुए दिखाई दे रही हैं। दिव्यांका त्रिपाठी इस वीडियो में बेहद सादगी से गाना गाते हुए बेहद खूबसूरती से दिखाई दे रही हैं। हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 11 में स्टंट करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस शो के दूसरे एपिसोड में दिव्यांका त्रिपाठी को स्टंट करते वक्त चोट लग गई थी, लेकिन वो शो में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आईं। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से शुक्रवार को पूछताछ की गई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री के बयान दर्ज किए। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूरे स्टेटमेंट के दौरान शिल्पा शेट्टी 3 से 4 बार रोने लगी थी।
क्राइम ब्रांच ने 2.5 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए। अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी से पूछा कि क्या राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी का उनको पता था। और आपको ये भी बता दें कि राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और अपलोड करने का आरोप लगा है। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।